हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी साहित्य में रिपोर्टर्ज के उद्भव और विकास पर विचार करते हुए रंगे राघव के प्रसिद्ध रिपोर्टर्ज अदम्य जीवन का विश्लेषण करेंगे। विधा के रूप में रिपोर्टर्ज का विकास द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय साहित्यकारों ने युद्ध क्षेत्रों से महायुद्ध की विभीषिका का ऐसा जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया कि पूर्व प्रचलित रिपोर्ट की विधागत सीमाओं को तोड़कर रिपोर्टर्ज नामक साहित्यिक विधा का जन्म हुआ। इन लेखकों ने एक और मनुष्य की मानवीयता को झकझोरा तो दूसरी ओर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अपने देश के साहसी योद्धाओं के पराक्रम एवं बलिदान का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया। हिंदी में रिपोर्टर्ज की परंपरा का प्रारंभ दिसंबर 1938 में रूपाभ में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। वह बहुत पहले से रिपोर्टर्ज लिख रहे थे, जिनका संकलन 1953 में क्षण बोले कण मुस्कुराए नाम से प्रकाशित हुआ। वस्तुतः इस विधा का महत्व समझकर उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय भी श्री शिवदान सिंह चौहान को ही है। हंस पत्रिका के तत्कालीन संपादक के रूप में उन्होंने अपना देश नामक स्थायी स्तंभ प्रारंभ किया, जिसमें प्रतिमास एक रिपोर्टर्ज प्रकाशित होता था। शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित रिपोर्टर्ज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई इस स्तंभ की पहली कड़ी के रूप में प्रकाशित हुआ। हंस पत्रिका में ही समाचार और विचार नाम से एक और स्तंभ निकलता था। इसमें प्रस्तुत सामग्री भी रिपोर्टर्ज की ही होती थी। 1944 में ही विशाल भारत में रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से स्थायी महत्व के रिपोर्टर्ज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित किए गए। इस युग में प्रकाश चंद्र गुप्त तथा अमृत राय आदि लेखक भी इस विधा में सक्रिय योगदान दे रहे थे, लेकिन इस क्षेत्र में रांगे राघव की अद्वितीयता तथा तूफानों के बीच के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए अमृत राय लिखते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ रांगे राघव के उन्हीं रिपोर्टर्जों से हिंदी में रिपोर्टर्ज लिखने का चलन शुरू हुआ। मैंने और दूसरों ने रिपोर्टर्ज लिखे, लेकिन जो बात रांगे राघव के लिखने में थी वह किसी को नसीब न हुई। स्वतंत्रता के पश्चात इस विधा की ओर भी लेखकों का रुझान हुआ। रामकुमार वर्मा कृत यूरोप के स्केच में संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टर्ज के मिले जुले तत्व दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मी चंद्र जैन के रिपोर्टर्ज संग्रहों, कागज़ की किश्तियों तथा नए रंग नए ढंग में दृष्टि की सूक्ष्मता तथा गहरे अध्ययन की पृष्ठभूमि दिखाई पड़ती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थितियों पर अमृत राय ने हंस में जो रिपोर्टर्ज लिखे वे सब लाल धरती शीर्षक से संकलित हुए। युद्ध की पृष्ठभूमि पर बहुत से रिपोर्टर्ज लिखे गए। 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध की आधारभूमि पर शिवसागर मिश्र ने लड़ेंगे 1000 साल शीर्षक से रिपोर्टर्ज लिखे। धर्मयुग पत्रिका में 1972 में धर्मवीर भारती के रिपोर्टर्ज ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी और दानव की वृत्ति नाम से आए, जो बाद में युद्ध क्षेत्र मुक्त क्षेत्र शीर्षक से प्रकाशित हुए। फणीश्वरनाथ रेणु के निबंध संग्रह श्रुत अश्रुत पूर्व में एकलव्य के नोट्स तथा नेपाल मेरी सानोआमा नामक रिपोर्टर संग्रहित है। रेणु के अन्य प्रमुख रिपोर्टर संग्रह हैं रणजल, रांगे राघव का अदम्य जीवन रिपोर्टर्ज उनके तूफानों के बीच नामक कृति में संकलित है। हिंदी रिपोर्टर साहित्य में रांगे राघव की रचना तूफानों के बीच का स्थायी महत्व है। रिपोर्टर्ज विधा की दृष्टि से हिंदी में यह पहला सशक्त प्रयास है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल की शस्य श्यामला भूमि भूख, रोग और मृत्यु के आतंक से करा उठी, लेकिन यह अकाल प्राकृतिक विपदा भर नहीं था, साम्राज्यवादी ताकतों की शोषणपरक नीतियों का परिणाम था। तूफानों के बीच की भूमिका में रांगे राघव लिखते हैं,
बंगाल का अकाल मानवता के इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। शायद क्लियोपेट्रा भी धन के वैभव और साम्राज्य की लिप्सा में अपने गुलामों को इतना भीषण दुख नहीं दे सकी जितना आज एक साम्राज्य और अपने ही देश के पूंजीवाद ने बंगाल के करोड़ों आदमी, औरतों और बच्चों को भूखा मार दिया है। बंगाल के इस भीषण अकाल से लड़ने के लिए अपना कर्तव्य समझकर डॉक्टर कुंटे के नेतृत्व में एक मेडिकल जत्था आगरा से बंगाल गया। डॉक्टर रांगे राघव एक लेखक के रूप में इस जत्थे के साथ गए। वहाँ लेखक ने जो कुछ देखा उसी का मार्मिक विवरण है तूफानों के बीच और अदम्य जीवन। जो रिपोर्टाज है वो इसी में संकलित है और शिद्दीरगंज नामक गांव पर केंद्रित है। शिद्दीरगंज के माध्यम से ये बंगाल के दारुण यथार्थ का साक्षात्कार है। रांगे राघव की मानवतावादी जीवन दृष्टि से अनुप्राणित अदम्य जीवन प्रतिनिधि रिपोर्टाज कहा जा सकता है। यह कृति की मूल संवेदना का वाहक रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल के कारण तथा अकाल जन्य स्थितियों का मार्मिक चित्रांकन इस रिपोर्टाज में समग्रता में उपस्थित है। भूख, रोग और मृत्यु का साम्राज्य और उनसे जूझता मनुष्य, स्थितियों की प्रतिकूलता के बावजूद मनुष्य की संघर्ष में चेतना ही सत्य है। लेखक ने उसी का गुणगान और अभिनंदन इस कृति में किया है। अदम्य जीवन में चित्रित यथार्थ भयावह है। मृत्यु इस यथार्थ का सबसे बड़ा सच है। गांव की सीमा शुरू होने से पूर्व कब्रें शुरू हो जाती हैं। फोड़ों की तरह ये कब्रें जगह जगह सूजी हुई सी दिखाई देती हैं। रांगे राघव जैसे रचनाकार के लिए भी यह स्थिति मात्र घटना के विवरण तक सीमित नहीं रही, वरन उनकी मानवीय चेतना मनुष्य को मृत्यु के संतरास से इस तरह संघर्ष करता देख अत्यंत विफल होगी। एक तरफ मृत्यु का ये आतंकपूर्ण रूप है तो दूसरी ओर बीमारियों की भीषण यंत्रणा ने अकाल की स्थिति को और भी दुस्सह बना दिया है। मलेरिया, चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियों से जूझने के लिए उन ग्रामीणों के पास न तो कोई साधन है और न ही कोई सहायता है। सहायता के नाम पर एक सरकारी दवाखाना अवश्य था, न तो कोई दवाइयाँ थी, न मरीजों की कोई खास तवज्जो, और इस पर भी शासकीय मत की पुष्टि करता असिस्टेंट डॉक्टर जो 75% आदमियों की हालत सुधारने का दावा करता है, जबकि रोग से जर्जर प्रतीक्षारत रोगी, उनकी बुझी आंखें, उभरी पसलियाँ और भयानक चर्म रोग एक अलग कहानी कहते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भेजी गई सहायता भी अत्यंत अपर्याप्त थी। डॉक्टर कुंटे के नेतृत्व में गया एक मेडिकल जत्था और फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट द्वारा चलाया जा रहा एक लंगर खाना, जहां 100 बच्चों में मात्र 7.5 सिर खिचड़ी बचती थी। सब और अभावजन्य भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चावल किसी भी दाम नहीं मिलता, हर चीज़ पर मुनाफाखोरी और चोरबाजारी हो रही है। अधिकांश लोग एक वक्त खाकर ही जीवित रह रहे हैं। 300-350 लोग गांव छोड़कर भाग गए। आम आदमी के लिए स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। व्यवस्था पर से उसका विश्वास उठ गया है। गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं। कोई हमारी परवाह नहीं करता, रिश्तेदारों को काट देते हैं, अपनों को देते हैं, हमारी क्या पूछ। ऐसा वहाँ के लोग रांगे राघव को बताते हैं। बंगाल के इस भयानक अकाल ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया। संकट की घड़ी में मनुष्य के भीतर छिपे पिशाच उजागर हुए। व्यक्ति के स्वार्थ और निज पर की परिभाषाओं ने मानवता के अंतःसूत्र को एक झटके में तोड़ डाला। एक होकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता है, लेकिन एकता का अभाव उसे यूं मरने के लिए छोड़ देता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में बंगाल के निवासियों ने भी यह अनुभव किया कि अकालजन्य स्थितियों में मानव की ऐसी दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण एकता का न होना ही है। वे कहते भी हैं, हम में एकता नहीं है, वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करे। व्यक्ति का संकुचित स्वार्थ उसे अपने अपने घेरे में बांधे रहा और पेट की आग ने समस्त मूल्यों और नैतिकताओं को खोखला कर दिया।
भूख की भीषणता के आगे समस्त रागात्मक संबंध सूख जाते हैं। मानवीय भावनाएं कठोर हो जाती हैं। कब्रों के ढेर में एक बच्चा केवल अपने बाप की कब्र पहचानता है, यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सब कब्रों पर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं। कितनी लाशें बिना कफन के दफनाई गई। जहाँ जीवित के सम्मान की रक्षा के साधन पर्याप्त न थे, वहाँ मृत लाशों का सम्मान कोई कैसे कर सकता था। ऐसे समाज में औरत की अस्मत की उसके अस्तित्व से अधिक मूल्यवत्ता नहीं थी। सब लड़ रहे थे किसी तरह अपना जीवन बचाने को। ऐसे में नैतिकता के मानदंडों का ठहर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिदिरगंज की औरतों को यदि अपनी इज्जत बेचने पर उतारू होना पड़ा तो इसमें किसका दोष था, नहीं कहा जा सकता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे वे भी मर जाती तो हर्ज ही क्या था। पर मैं सोचता हूँ मर जाना क्या सहज है। कोई क्या अपने आप मर जाना चाहता है। यथार्थ के इस भयानक सच से लेखक सीधे साक्षात्कार करता है। इस अमानवीय यथार्थ की नग्नता को वह किसी आदर्श मूल्य की आड़ से ढकना नहीं चाहता, बल्कि समस्त सामाजिक विसंगत मूल्यों के यथार्थ चित्रण द्वारा मानवीय संवेदना को झकझोर कर नवीन आर्थिक सामाजिक मूल्य चिंतन की दिशा संधान करने के लिए प्रेरित करता है। इस अकाल को मानव निर्मित ठहराते हुए लेखक उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जो साधनों को कुछ हाथों में केंद्रित करके व्यापक जन समुदाय को इस भीषण संघर्ष की ओर ढकेल देती है, जहां वस्तु व्यक्ति के लिए न होकर पैसे के लिए हो जाती है। बंगाल के इस अकाल में भी पूंजीपति पैसे से सब कुछ नापता रहा और मनुष्य की भूख और नग्नता ने उसे सर्वनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा। जहां वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। अदम्य जीवन रिपोर्टाज केवल इस स्थिति का ब्यौरा भर नहीं है। जनता के प्रति लेखक की सच्ची सहानुभूति, संवेदनशील दृष्टि और व्यापक जन समुदाय के प्रति उसकी पक्षधरता इस रिपोर्टाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध एक सक्रिय हस्तक्षेप का रूप देती है। व्यक्ति के संकुचित स्वार्थ पर टिकी इस व्यवस्था के विरुद्ध लेखक उस स्वार्थ की परिकल्पना करता है जो सबका स्वार्थ हो, जिसमें सबका सुख हो और सबका हित निहित हो। चारों ओर व्याप्त अकाल के संत्रास से पीड़ित मनुष्य की वेदना में रंगे राघव को एक नई जीवन दृष्टि प्राप्त हुई है। भूख, रोग और मृत्यु के बावजूद भी लेखक का विश्वास है कि बंगाल मर नहीं सकता। जहां भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्य के बालकों में क्रांति को चिरजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी नहीं मर सकेगा। मानव की मानवीयता में लेखक की आस्था अटूट है। दुख और अत्याचार के भीतर लेखक ने मनुष्यता की अजस्र धारा को संचरित होते देखा है। भूख के विरुद्ध लड़ती जनता की शक्ति और साहस का अनुभव किया है। विपरीत परिस्थितियों में यदि कुछ सच है तो केवल बंगाल के बच्चों की अदम्य जिजीविषा, जिसे देखकर लेखक मानो घोषणा करता है, युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी शस्य श्यामला भूमि में मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था। और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित रहना चाहती थी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अदम्य जीवन युग की उन समस्याओं की अभिव्यक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से अकाल का परिणाम देखती है, लेकिन वस्तुतः वह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन, पूंजीवाद और व्यक्ति के स्वार्थ का परिणाम है। यहाँ जीवन का वह रूप है जिसमें जिंदगी को सही गलत के सरलीकृत कटघरों में रखकर नहीं देखा जा सकता। भूख और मृत्यु की भीषण यंत्रणा के सम्मुख मानव मूल्यों व नैतिक धारणाओं की पहचान धुंधला जाती है। लेखक का आक्रोश उस व्यवस्था के प्रति है जो मनुष्य को इस गहरे अंधकार की ओर धकेल देती है, और उसकी पक्षधरता मनुष्य के उस रूप के साथ है जहाँ मानवता के जयघोष के लिए मानव संतान क्रांति के चिरजीवी होने का आकांक्षी है।
रांगिया राघव अपराजय सामर्थ्य के रचनाकार हैं। समीक्षकों ने यद्यपि उन्हें प्रगतिशील चेतना का लेखक कहा है, तथापि वे सच्चे अर्थों में मानववादी विचारधारा के रचनाकार हैं। अदम्य जीवन में लेखक की यही मानववादी विचारधारा शब्दशः प्रस्फुटित हुई है।